फ्रेंड्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आसाम प्लेन। तो मित्रों, आज हम लोग आसाम मैदान पर चर्चा करेंगे। तो इसकी स्थिति सबसे पहले लिखते हैं। यह ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय और मेघालय के बीच अवस्थित है। लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न हिमालय एंड मेघालय। दिस इज द ईस्टर्न हिमालय एंड मेघालय। तो ईस्टर्न हिमालय और मेघालय के बीच स्थित है यह मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान भी कहा जाता है। दिस प्लेन is also called ब्रह्मपुत्र रिवर वैली प्लेन। तो चार जो भाग हमने बताए हैं, उनमें सबसे छोटा भाग है यह बृहत मैदान का सबसे छोटा भाग है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन। तो सबसे बड़ा भाग जो हो गया वो गंगा मैदान गंगा प्लेन, जिसके 3 हिस्से किए थे। लार्जर देन राजस्थान मैदान। राजस्थान प्लेन इज इक्वल टू पंजाब हरियाणा प्लेन। इनका एरिया बराबर है एंड इट इज लार्जर देन द आसाम प्लेन। ये है। अब बात आती है कि आसाम मैदान जो है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। आसाम मैदान को रैंप वैली भी कहा जाता है। रैंप घाटी भी कहा जाता है। आसाम प्लेन ऑल्सो कॉल्ड रैंप वैली प्लेन और द रैंप वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली को ही रैंप वैली कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर पर्वत उपस्थित हैं और बीच में ये एक संकीर्ण मैदान है जिस पर लहराते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्योंकि इस संकीर्ण मैदान पर ब्रह्मपुत्र नदी लहराती हुई मतलब ब्रेडेड पैटर्न बनाती हुई, ब्रेडेड विन्यास या पैटर्न बनाती हुई बहती है। तो अगर हम लोग यहां देखें
तो ये पर्वत हो गए हिमालय के, और इधर ये पठारी भूमियां हो गईं मेघालय और मिकिर की। ये हिमालय, मेघालय, मिकिर। तो अब इसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई दिहांग के नाम से, ये ऐसे बहती है जैसे रैंप पर मॉडल चलते हैं। तो मैदान पर आते ही ढाल प्रवणता कम होती है, तो नदी की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। और इस मॉडल में एक और खासियत है कि बीच बीच से इसके यहाँ पर इनकी ये लटें बिखरी रहती हैं, यानी इस धाराओं में से धाराएं निकलती हैं, पुनः मिलती हैं। तो ये पैटर्न यहाँ दिखता है, एकदम जाली जैसा, स्वेटर जैसा बुना हुआ। तो ये इनकी लट बिखरी रहती है, और लट को ही BRAID ब्रेड कहते हैं, ब्रेड। सो ये जो पैटर्न हो गया वो हो गया ब्रेडेड पैटर्न। तो लहराते हुए मॉडल के रूप में यहां ब्रह्मपुत्र चलती है और लट भी बिखेरती रहती है। और इस तरीके से ये पैटर्न है। अब बात आ गई कि इसकी एक और विशेषता है। वो विशेषता क्या है कि इस नदी मैदान में इन लटों के बीच बीच में हमें मिट्टी के टीले यानी कि आइलैंड्स दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे बड़ा आइलैंड ये माजुली है। तो ये ऐसी नदी घाटी है जिसमें हमें क्या मिलते हैं, रिवराइन आइलैंड मिलते हैं। तो इट इज अ नैरो प्लेन एट विच, इट इज अ नैरो प्लेन, बहुत ही संकीर्ण मैदान है, ब्रह्मपुत्र flows through meandering course, meandering course के द्वारा यहाँ ब्रह्मपुत्र बहती है, इसीलिए इसको रैंप वैली नाम दिया गया है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रैंप वैली। और ये आसाम राज्य में है। तो दिस प्लेन इज एंटायरली लोकेटेड इनटू आसाम। यह मैदान पूर्णतया असम राज्य में है। ये है तो असम राज्य के अंतर्गत यानी आसाम राज्य के अंतर्गत ये आता है। माजुली नदीकृत सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली नदीकृत सबसे बड़ा द्वीप है। So this plain entirely lies in Assam state and Majuli is largest river made
island in the world. पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा किसी नदी के द्वारा बनने वाला द्वीप है। और रिसेंटली जो है माजुली को एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला घोषित किया गया है। टू इंक्रीज tourism for Majuli, it has been declared a district, न्यू डिस्ट्रिक्ट इसे बना दिया गया है। तो ये सब बातें करेंट और चर्चा में हम लोगों ने जोड़ ली, लेकिन ये नदी यहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ लाती है। और जो आसाम राज्य, आसाम का मैदानी क्षेत्र है, ये भारत में सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया माजुली सबसे बड़ा द्वीप है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माजुली को नया जिला घोषित किया गया है। ताकि यहाँ पर्यटन प्रबंधन जो टूरिज्म मैनेजमेंट है वो 4 टास्क यानी फर्स्ट टास्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माजुली को नया जिला घोषित किया गया है। अब बात आती है कि आसाम मैदान या असोम मैदान भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। क्यों? तो Assam plain is the most flood affected region in India. Assam plain is most flood affected region in India. हम लोग जानते हैं कि बाढ़ कहाँ आती है, तो नदी में जल का आयतन ज्यादा हो जाए। कब? किससे? उसके बहाव क्षमता से। तो अब इसे कहा जाता है कि नदी में पुअर ड्रेनेज हो जाए। वस्तुतः सच्चाई ये है कि नदी की जो बहाव क्षमता है वो नदी तल के ढाल पर यानी मैदान के ढाल पर निर्भर करती है। और जो आसाम मैदान का ढाल है ये गंगा मैदान की अपेक्षा तीव्र है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, द स्लोप ऑफ द आसाम प्लेन इज मोर देन द गंगा प्लेन, बट गंगा प्लेन इज नॉट as adversely affected by the flood as the Assam plain। किंतु गंगा मैदान पर बाढ़ की प्रभाविता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि आसाम मैदान पर। तो उसके मूल कारण क्या क्या है? तो जो मूल कारण है वो अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी में जल आयतन का अधिक होना। क्यों? तो अब हम लोग आंसर लिख रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी रीजन्स और कॉजेज। तो causes of flood, prevalence in Assam, तो आसाम में जो
फ्लड की जो प्रभाविता है, जो प्रधानता है, वो बनी रहती है। वो कौन कौन से कॉजेज हैं, तो हम लोग अब आसानी से वन बाय वन लिखते हैं। नंबर 1, जो सामान्य रूप से किसी को भी समझ में आ जाती है, हैवी रेनफॉल, अधिक भारी वर्षा, मोर देन 200 सेंटीमीटर इन अ ईयर, साल भर में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये कारण समझ में आ गया। दूसरी जो बात है वो क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जब इतनी भारी वर्षा है, इसकी मुख्य धारा से जो सहायक नदियां आती हैं, सभी इसी मैदान पर मिलती हैं, सिवाय तिस्ता को छोड़कर। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र at this plain except the Tista. तो तिस्ता के अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सब इसी मैदान पर आकर के ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा से मिलती हैं। सभी सहायक नदियां इसी मैदान पर ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा से आकर मिलती हैं। और भारत की नदियों में यहाँ एक तो वर्षा ज्यादा है, तो वर्षा जल की अधिकता के साथ साथ हिमालय से भी स्नोफेड रिवर्स साल भर इसे जल प्रदान करती रहती हैं। तो मुख्य नदी और सहायक नदियां सभी सदा नीरा हैं, इनमें कभी भी जल की कमी नहीं आती। All the streams of Brahmaputra drainage are perennial. पेरेनियल मतलब जिनमें हमेशा जल बना रहता है, बिकॉज दे आर स्नोफेड, जो उत्तर से आती है हिमालय की ओर से, स्नोफेड एंड रेनफेड बोथ, क्योंकि ये हिमपोषित और वर्षा पोषित दोनों हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की ड्रेनेज सिस्टम को अपवाह तंत्र कहते हैं। सभी अपवाह यानी नदियों को अपवाह, अफवाह नहीं, सदा नीरा हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है। और जो दक्षिण की ओर मेघालय की ओर से आती हैं, तो मेघालय में तो 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, इसीलिए यहाँ जल का अभाव कभी नहीं होता। इसके अलावा जो मेन फैक्टर अब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जल आयतन बहाव क्षमता से अधिक है, ये है मूल कारण। तो जो फंडामेंटल कॉज है वो यही है, वाटर वॉल्यूम इन ब्रह्मपुत्र
valley is more than the drainage capacity. ये निष्कर्ष है और ये जो सभी कारण हैं ये इसी की व्याख्या करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र में जो जल आयतन है वह उसकी अपवाह क्षमता से अधिक है। Water volume in Brahmaputra Valley is more than drainage capacity. ब्रह्मपुत्र घाटी में उपलब्ध जल आयतन ज्यादा है अपवाह क्षमता से। ये है इसका मूल कारण। अब अधिक जल आयतन क्यों है तब आप बताएंगे कि यहाँ वर्षा अधिक है और नदियों को हिमपोषित यानी बर्फ के पिघलाव से जल और वर्षा का जल दोनों मिलता रहता है, इसीलिए यहाँ जल का आयतन अधिक है और अपवाह क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब लगातार यहाँ बाढ़ की संख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ ये हो गया है कि अपवाह क्षमता और घट रही है। तो शुरू से उधर से मेघालय का ये अपवाह तंत्र इरोजन करते हैं और उधर हिमालय का इरोजन करते हैं। तो दूसरी खास बात यह है कि यहाँ जो नदभार हैं, जो नदी धारा के साथ जो पदार्थ बहता है, मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा है। देख लें नदियों में नदभार अधिक है। रिवर लोड is enough। अब जब ये इनफ है, अधिक है, तो अवसादन भी अधिक हैं। इसलिए नदी तल पर अवसादन भी अधिक है। क्योंकि जब भार ज्यादा होगा तो नदी उसे त्यागने लगती है और त्यागेगी तो निक्षेपण भी अधिक होगा। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन occurs at the river bed। और जब सेडिमेंटेशन होगा तो फिर नदी की जो लटें बिखरती हैं, जो ब्रेड चैनल डेवलप होते हैं, उनमें अवरोध आएगा और बाढ़ आती है। परिणाम स्वरूप नदी धारा मार्ग परिवर्तन होता रहता है। Consequently, change in river course are frequent। कब नदी कहां से निकल जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और जब अवसादन हुआ है तो यहाँ नदी द्वीप
बनते हैं और नदी द्वीपों में कुछ परमानेंट हैं और तो कुछ टेम्पोरेरी हैं। परमानेंट आइलैंड माजुली है जिसका आकार लगातार बढ़ रहा है, तो परिणाम स्वरूप नदी धारा मार्ग परिवर्तन होता रहता है। तो कंसिक्वेंटली चेंज इन द रिवर कोर्स आर फ्रिक्वेंट। जब ये होगा तो बाढ़ भी खूब आती रहती है। इधर लगातार आसाम में बाढ़ की जो प्रायिकता है वो बढ़ी है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर या यहाँ होने वाली झूम खेती के कारण जो है वनोन्मूलन बढ़ा है, और वनोन्मूलन बढ़ने से यहाँ पर अब और अधिक इरोजन और अपक्षय यानी अपर्दन और अपक्षय में वृद्धि हुई है। रिवर लोड और बढ़े हैं और यही कारण है कि अब बाढ़ की प्रायिकता भी बढ़ रही है। तो ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन प्रेशर and the shifting cultivation that is very prevalent into the northeastern states of the India, तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो उसके कारण भी अब वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही। फिर भी ये भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। Although it is a most densely फॉरेस्ट एरिया इन द इंडिया, फिर भी लगातार जन दबाव और वैकासिक गतिविधियों के कारण यहाँ पर अब अपर्दन और अपक्षय में वृद्धि हो रही है। लिख ले, यद्यपि उत्तरी पूर्वी भारत सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र है, although northeast India is most dense forest area, बट किंतु जन दबाव में वृद्धि तथा आधारभूत संरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आधारभूत संरचना दबाव संरचना प्रसार झूम खेती शिफ्टिंग खेत बदलते रहते हैं वनों को काट करके, ये नहीं कि झूम झूम के खेती करते हैं। हाँ, तो किंतु जन दबाव में वृद्धि, आधारभूत संरचना प्रसार, झूम कृषि के कारण वनोन्मूलन अपक्षय, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, फिर जलधारा के साथ बहकर निकल जाना, अपर्दन में भी वृद्धि हुई है। जन दबाव में, यहां वृद्धि हटा दें, जन दबाव में, आधारभूत संरचना प्रसार में, झूम कृषि इत्यादि के कारण वनोन्मूलन, अपक्षय, अपर्दन में भी वृद्धि हुई है। और जब ये वृद्धि हुई है तो हम लोग लिख सकते हैं बट ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन प्रेशर, तो पॉपुलेशन प्रेशर में वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अलावा माइग्रेशन भी है, बाहर से आने वाले लोगों का इनफ्लो भी है। तो पॉपुलेशन प्रेशर, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
सड़क और ये सब, रेलवे डेवलपमेंट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम खेती कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वेदरिंग, इरोजन। और सब ये वेदर्ड और इरोडेड जो मैटर होगा वो बह करके कहाँ आएगा, नदी घाटी में। तो अब द्वीप भी बनेंगे और बिगड़ेंगे, जिससे कि बाढ़ में प्रायिकता बढ़ती जा रही है। तो देयर इज द रिसेंटली राइज और स्पाइक इनटू द फ्लड एपिसोड्स फॉर द आसाम। तो आसाम में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, उसके इतने कारण हैं। मीन्स के लिए अब आप इस पर लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने जो आसाम और इस इलाके को पूरा पढ़ लिया है, तो अब उसके पीछे एक और बात है कि अब आयतन पानी भी ज्यादा है, रिवर लोड भी जाता है, लेकिन उत्तर से हिमालय घेरे है और दक्षिण से मेघालय घेरे हुए है। तो इस संकीर्णता के कारण भी ब्रह्मपुत्र नदी इधर हिमालय और मेघालय दोनों से टकरा टकरा के मचल मचल कर बहती है, इसलिए इसे रैंप वैली कहा गया। और बड़ी मात्रा में अवसादन भी करती है। सो इट इज व्हाट actually it is the ramp valley with the braided drainage pattern, and the uniqueness of the plain is the presence of the river made island और नदी निर्मित द्वीपों की स्थिति। So now we can see on the map where this notable plain is located। अब हम लोग नदी मैदान पर चलते हैं, मैप पर चलेंगे तो इंडिया एटलस में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के मैप पर पहुंच जाते हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट के मैप पर यहां आ गए हैं। यहां अब आपको बहुत आसानी से ये ब्रह्मपुत्र रिवर और ड्रेनेज सिस्टम देखना है। तो ये जो सिस्टम है, ये इधर मेघालय के पश्चिमी किनारे से उतरती हुई नदी बांग्लादेश चली गई। तो इधर से जो धाराएं आकर के इससे मिलती हैं वो तिस्ता है। हमने आपको बता दिया कि ये तिस्ता किधर से आई, सिक्किम की ओर से आई और ये यहाँ मिल गई। बाकी जितनी नदियां हैं अगर इन सबको हम देखें तो ये रिवर चली आ रही है, यहाँ इसे हम दिहांग कह रहे हैं, सॉरी ये है। तो ये यहाँ इसे हम सांगपो कहते हैं। सांगपो नाम यहाँ खत्म हो जाएगा, अब इसका नाम दिहांग हो जाएगा। ये है दिहांग। यही दिहांग आगे बढ़ती है, अब हम इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। क्या नाम दिया इसका हमने? ब्रह्मपुत्र। अब ये ब्रह्मपुत्र इधर चलती चली आ रही है। ये देखो एक लट इसकी बिखर गई, ये गई। फिर आगे बढ़ गए तो ये रिवर चली आ रही है सूबा नासिरी, मोटी सी धारा। ये एक फ्लो इसने इधर बना लिया ऐसे, और इधर ये है ही ब्रह्मपुत्र पहले से। फिर ये ब्रह्मपुत्र में दोनों धाराएं देखो मिल गई। यही बताए थे ब्रेडेड चैनल की विशेषता। अब ये बीच में ये जो एरिया यहाँ बन रहा है, यही है सबसे बड़ा आइलैंड जिसे हम माजुली कहते हैं। तो ये माजुली अब बन गया है। तो माजुली आइलैंड, इसके अलावा भी यहाँ धारा में हमें बहुत छोटे छोटे और आइलैंड्स दिखेंगे। इधर से आने वाली ये देखो, ये सभी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। तो इन सहायक नदियों को लो हमने ऐसे दिखा दिया, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और जितनी ये अधिक संख्या में आएंगी उतनी ज्यादा यहाँ जल आयतन पहुंचेगा। तो जो कुछ कहा जाए वो हमें एटलस पर दिख जाना चाहिए। अब
यहाँ मैप पर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ दिख जाएंगी, जिन्हें हम लोग एक एक करके नोट करते हैं। तो अब आपको दिखा ये पूरा जो प्रवाह है ये ब्रह्मपुत्र का है, ये तेजपुर स्थित है। अब इससे मैप से हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। तो जरा अगर आप फिजिकल मैप पर जाएं तो कुछ और चीजें हमें पता लगेंगी। ये रहा देखो माजुली आइलैंड, और ये सूबा नसीरी आई, और सूबा नसीरी यहाँ मिलती है, और इधर से छोटी धाराएं और आती हैं, तो नदी का नाम अब यहाँ थोड़ा बदल जाता है। इसी को खरकुटला या खरकुटिया यानी खरकुटिया इत्यादि नाम देते हैं। तो दिस इज द माजुली आइलैंड, और ये जो इधर दिसांग और ये सब मुख्य धारा है ये ब्रह्मपुत्र ही कही जाती है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। ये रहा शिव सागर डिस्ट्रिक्ट था, और ये इसी का एरिया अब ये क्या कहा जाएगा, एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसे हम बोलेंगे माजुली। अब यहाँ बहुत सारे, अब ये जितना ग्रीनिश सा पार्ट यहाँ दिख रहा है ये मैदानी है, और जो ब्राउनिश पार्ट है वो पहाड़ियों के हिस्से हैं, वो ऊंचे भाग हैं। इसीलिए ये एक संकीर्ण मैदान है जिस पर जल की उपलब्धता बहुत अधिक है। बाढ़ का मूल कारण भी यही है। तो अब मैप से हम लोगों ने इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर लिया। यही देखो ऐसे ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। और बीच बीच में ये छोटे ये सभी क्या हैं, ये रिवराइन आइलैंड हैं, ये नदी द्वीप हैं। तो रिवर लोड भी यहाँ काफी ज्यादा है। चलिए, तो ये इधर देखा जाए तो इधर उत्तर में हमें डिब्रूगढ़ दिख रहा है, इधर तेजपुर दिख रहा है, और यहाँ जल आयतन बहुत ज्यादा है। दक्षिण में शिव सागर दिख रहा है, और ठीक उत्तर में ये पहाड़ियां हैं, दक्षिण में भी पहाड़ियां हैं, यानी नदी को जगह भी ज्यादा नहीं मिलती है, इसीलिए बाढ़ है। तो ये इसे हम अनफिट रिवर कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का अपवाह हो गया, कई विशेषताएं हो गई। अनफिट है, ब्रेडेड चैनल है, बाढ़ लाता है, द्वीप बनाता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो वो हम लोगों ने सभी एक एक करके नोट कर लिए हैं। ये देखो मिकिर पहाड़ियां हैं जो इसे दक्षिण की ओर से सीमित किए हुए हैं। मिकिर हिल्स, इन्हीं का ऊंचा भाग रेंगमा हिल्स कहा जाता है। और मेघालय और जो मिकिर का एरिया है ये प्रायद्वीप भारत का भाग है, यानी हिमालय और मेघालय से ये घिरा हुआ एक संकीर्ण मैदान है, जिसका ढाल हमने आपको बता दिया किधर की ओर होगा, पश्चिम की ओर। चलिए, तो अब ये इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर फिजिकल मैप से नोट किए। बाकी ड्रेनेज सिस्टम पर इसे फिर देखेंगे तो और बात समझ में आएगी। तो इस तरीके से ग्रेट प्लेन के हमने चारों भूभाग यहाँ पर देख लिए। अब जरा फिजिकल पॉलिटिकल मैप पर जब जाते हैं तो देखें, तो इस मैदान पर हम बात कर रहे हैं। तो ये तिनसुकिया, और तिनसुकिया के पास ही डिब्रू साइखोवा यहाँ नेशनल पार्क है। यहाँ आ जाते हैं तो ये जोरहाट है, और जोरहाट के बाद काजीरंगा, तेजपुर, इन सभी में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और आगे अगर बढ़ जाएं तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही यहां आ जाएं तो ये मानस नेशनल पार्क है, और ये मानस रिवर भूटान से आती है। ये मानस की धाराएं हैं, ये मानस नदी आती है। तो इस मैदान पर अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो हमें एटलस से ही देखने में कितने नेशनल पार्क यहाँ मिल गए। एक तो मानस, दूसरा काजीरंगा, और तीसरा अगर इस मैदान पर आ जाएं डिब्रू साइखोवा। और डिब्रू साइखोवा भी
क्या बन गया है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और मानस भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यहाँ अच्छी या उच्च जैव विविधता भी मिलती है और जिनके प्रोटेक्शन यानी संरक्षण के भी उपाय किए जा रहे हैं। तो इस मैदान पर हमें 3 नेशनल पार्क भी मिलते हैं। लिख लें, हम लोग मैदान को ही पढ़ रहे हैं। तो असम मैदान पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 3 राष्ट्रीय पार्क या उद्यान घोषित किए गए हैं। There are 3 national park at this plain। हम अभी पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, अरुणाचल नहीं जा रहे हैं। एट दिस प्लेन three declared नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट मानस, सेकंड काजीरंगा, थर्ड डिब्रू साइखोवा। अधिक वर्षा, उच्च जैव विविधता और प्राकृतिक चुनौती बाढ़ की, जो कि आपदा भी बनती रहती है। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पर इससे खास खास नोट कर ली। अब हम लोग ग्रेट प्लेन डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो इट इज द इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला में बात यह हुई कि भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर सागर से घिरा है, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो अब यहां जब हम भूआकृतिक अध्ययन करते हैं तब हम ये कहेंगे कि भारत का दक्षिणी भाग जो 3 ओर सागर से घिरा है तथा प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, यानी वो भूभाग जो कि प्राचीन चट्टानों का नहीं है और भले ही इस दक्षिणी भाग में हो, तो उसे हम प्रायद्वीप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फिर कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्र तटीय मैदान होगा, क्योंकि वो नव निर्मित होगा, रिसेंटली फॉर्म्ड होगा। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो हम लोग उल्टी सीधी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसे थोड़ा होश में पढ़ना है। तो भारतीय प्रायद्वीप है क्या? तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। क्या? दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग जो 3 ओर से सागर द्वारा घिरा हो या घिरा है। पहली विशेषता ये हुई, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम 3 साइड्स, ये है। दूसरा,
ये प्राचीन चट्टानों से निर्मित हो, यानी कि मीसोजोइक से लेकर के प्राचीन एजोइक काल तक का बना हो। प्राचीन चट्टानों से निर्मित, यानी ये दुनिया के जितने प्राचीन स्थल भूमियां हैं उनमें से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड। प्राचीन चट्टानों से निर्मित, तो मेड ऑफ ओल्ड रॉक्स। कितनी ओल्ड रॉक्स, कितनी प्राचीन चट्टानें, तो एजोइक काल से लेकर के मीसोजोइक काल तक की। फ्रॉम एजोइक टू मीसोजोइक, पीरियड, इतने समय तक की। तो एजोइक मतलब वो, ए मीन्स नहीं, जू मीन्स लाइफ, जब धरती पर जीवन ही नहीं था, जिन्हें हम भारत की आर्कियन युग की चट्टानें कहते हैं। फिर जीवन आया होगा तो बहुत सरल आया होगा, लेकिन उसका हमें कोई मटेरियल एविडेंस यानी उनके बॉडी रिमेन्स या उनका इम्प्रिंट हमें नहीं मिलता। इसीलिए उसे हम प्री कैम्ब्रियन में रखते हैं, लेकिन धारवाड़ चट्टानों के नाम से जानते हैं या प्रोटीरोजोइक कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत प्राचीन जीवन रहा होगा जिसके आज सदस्य हमें नहीं मिलते। ज्यादातर उनकी जो हमें जानकारी मिलती है उस जीवन की था वो फॉसिल से मिलती है, तो उसे हम पैलियोजोइक कहते हैं। पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक आता है, जिसके बहुत सारे सदस्य डायनासोर जैसे विलुप्त हो चुके हैं और कुछ आज भी सरवाइव करते हैं। फिर आता है ऐसा काल जो सदस्य जीवित हैं और उनके फॉसिल्स भी हैं, तो वो उसे हम सेनोजोइक कहते हैं। तो जीवन के आधार पर अगर हम पृथ्वी को अति प्राचीन से लेकर आज के वर्तमान यानी होलोसीन तक की बात करना चाहें, होलोसीन भी सेनोजोइक में ही आता है, तो उनकी अगर हम बात करना चाहें तो ये कितने बड़े वर्ग हुए जब जीवन था ही नहीं। एजोइक, फिर बहुत आरंभिक जीवन आया प्रोटीरोजोइक, फिर ऐसा जीवन है जो था लेकिन उसके हमें केवल फॉसिल्स मिलते हैं, उनके जीवित सदस्य आज नहीं हैं। फिर ऐसा जीवन जिसके हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं और कुछ सदस्य जीवित हैं, ना कि सभी। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द मीसोजोइक आर नाउ द एक्सटिंक्ट एंड दे आर नोन बाय दियर फॉसिल्स, और वो केवल अपने जीवाश्मों द्वारा ही हमें पता लगते हैं। अब आज की जो प्रजातियां हैं वो उनके फॉसिल्स भी उपलब्ध हैं और उनके जीवित सदस्य भी उपलब्ध हैं, दोनों, और वो भी प्रचुर मात्रा में। तो दैट इज नोन एज व्हाट द सीनोजोइक। तो ये बायोलॉजिकल हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमारे प्राचीन भारत की चट्टानों का निर्माण तब से हुआ जब से धरती पर जीवन भी नहीं था, इसलिए ये दुनिया के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। भूभाग मतलब लैंड की बात कर रहे हैं, ओशनिक बॉटम की नहीं। ओशनिक बॉटम वैसे भी महाद्वीपों से बाद की है। कॉन्टिनेंटल लैंड मींस द टेरेस्ट्रियल लैंड इज ओल्डर देन द ओशनिक बॉटम। तो यहाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। तो ओल्ड रॉक्स फ्रॉम एजोइक टू मीसोजोइक पीरियड, ये दो विशेषताएं अब हमने बताई। तो अब अगर हम भारत को यहाँ पर बनाते हैं, ये भूभाग हमने बना लिया। अब इन सब में अगर हम बात करें तो ये जो प्राचीन चट्टानें हैं इधर हमें अरावली के रूप में मिल गई, कुछ ये मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, कुछ बुंदेलखंड का एरिया हो गया, ये छोटा नागपुर का कोना हो गया, ऐसे चलते चले आते हैं। ये स्थिति और ऐसी ही प्राचीन चट्टानें हमें यहाँ मेघालय और मिकिर के रूप में भी मिली। तो ये एजोइक से लेकर के मीसोजोइक युग की चट्टानों का क्षेत्र भी है, और इसी को
हम भारतीय प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। ये हो गया इंडियन पेनिनसुला। यानी अगर हम इसको यहां से ऐसे कट कर दें तो ये कर्क रेखा हो जाती है। यानी इस प्रायद्वीप के ऐसे भूभाग जो कर्क रेखा से भी कुछ उत्तर में हैं, तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। अब बच गए वो इलाके जो कि इस प्रायद्वीप की विशेषता तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रायद्वीप में नहीं आते। ये हो गया गुजरात के तटीय मैदान, ये सकरा सा कोंकण प्लेन, कर्नाटक का तट और ये मालाबार क्षेत्र। फिर ये यहाँ कोरोमंडल क्षेत्र, ये गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, आंध्र उड़ीसा तट, सुंदरबन डेल्टा तट। तो ये जो ग्रीन सा कलर कर दिया है, ये सब नई चट्टानें हैं। ये बाद में बनी है, यानी कि होलोसीन में बनी हैं। तो दीज रॉक्स आर मेड इन द होलोसीन। ये बाकी हम लोग जानते ही हैं कि तो अगर बांटना शुरू करें तो कितने आधारों पर हमने बांटा। वो ये हुआ कि सबसे पुराना भूभाग क्या था, वो था एजोइक, जब धरती पर जीवन भी नहीं था। फिर आया प्रोटीरोजोइक, फिर आया पैलियोजोइक, फिर आया मीसोजोइक, फिर आया सेनोजोइक। ये रहे सिस्टम। तो इन सब को अगर हम एक में रख दें, यहां तक को तो प्रोटीरोजोइक गिनती के आधार पर हम ये कह दें कि इस समय तक का आज कोई जीवन उपलब्ध जीवित रूप में नहीं है। फॉसिल्स वगैरह हैं नहीं है, वो अलग बात होगी। इस यहाँ तक के क्रम को अर्थ की उत्पत्ति से लेकर के इसे हम फर्स्ट यानी प्राइमरी फेस या इपोक कहेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब ये सेकेंडरी कहा जाएगा, ये द्वितीयक कहते हैं। अब ये जो सीनोजोइक है, इसमें दो हिस्से हो जाते हैं, टर्सरी और क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। एजोइक को हम लोग वो अवधि मानते हैं, तो एजोइक इज दैट टाइम पीरियड नो लाइफ वॉज प्रेजेंट, कोई भी जीवन धरती पर नहीं था। प्रोटीरोजोइक का मतलब लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड बट it was only in the form of the protozoans, यानी यूनिसेलुलर लाइफ था। लाइफ was in the form of proto, ये प्रोटो फॉर्म में थी, बट नो फॉसिल इज प्रेजेंट। लेकिन इसका कोई हमें अभी जीवाश्म नहीं मिलता। यहां भी नो फॉसिल होगा। अब जहां से हमें फॉसिल मिलने शुरू हो जाएंगे वही कैम्ब्रियन स्टेट हो जाएगी। और जब इसी को, इस लाइन को अब हम खींच दें
तो ये जो लाइन होगी जहां से अब हमें फॉसिल या जीवन के प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे, उसी को हम कैम्ब्रियन कहेंगे। तो कैम्ब्रियन से जो कुछ पहले का होगा, तो अब कोई भी नाम दे देगा इसको, क्या? प्री कैम्ब्रियन। अब इन शब्दों में आपको कोई डर नहीं लगना चाहिए। अब जहां से हमें ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं, तो पैलियोजोइक में बहुत सारी चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फॉसिल्स, जीव प्रजातियां, उनके लक्षण, इलाके, तो अब उन सबको COS, देखो कॉस, DE, डेका, पर, ये पैलियोजोइक के हमने अब डिवीजन कर दिए जो पुराने से नए की ओर हैं। तो कॉस का मतलब हो जाता है कि सी मतलब कार्बोनी, कैम्ब्रियन, दिस इज कैम्ब्रियन, यही लिखा था। देन ऑर्डोविसियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डिवोनियन, DE, कार्बोनिफेरस, बहुत ज्यादा फॉसिल्स यहां मिलते हैं। इसी युग का कोयला भारत में बहुत ज्यादा है, गोंडवाना कहते हैं। और पर्मियन, इन दोनों को भारत में मिला करके गोंडवाना एज कहा जाता है, ये समय अवधि। ये हो गई स्थितियां। तो प्रायद्वीप भारत का निर्माण यहां से शुरू हो गया। कहां से? एजोइक से लेकर के शुरू हुआ और मीसोजोइक तक होता है। इन प्राचीन चट्टानों के अब जब बचता है मीसोजोइक, तो मीसोजोइक को भी बांटा गया है ट्रायसिक, जुरासिक, और क्रिटेशियस में। ये है। तो क्रिटेशियस काल तक प्रायद्वीप भारत की चट्टानों का निर्माण होता रहा है, और मुख्य जो भूमियां हैं जिन्हें हम पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, वो इसी काल की हैं। बाकी जो समुद्र तट वगैरह बने हैं वो क्वाटरनरी में, तो क्वाटरनरी में भी डिवीजन होंगे और टर्सरी में भी डिवीजन होंगे। तो जो सीनोजोइक है वो दो में बटा हुआ है। कौन कौन? टर्सरी और क्वाटरनरी। तो जो टर्सरी वाला एरिया है वो सबको पता है, ये हिमालय फॉर्मेशन का समय है। यहाँ हिमालयास बनते हैं। और क्वाटरनरी भारत में मैदानों के निर्माण का समय है। तो चाहे ग्रेट प्लेन हो या कोस्टल प्लेन हो, वो हमारे किस में बनते हैं, किस युग में बनते हैं, तो वो हो गए क्वाटरनरी। उससे पहले हिमालय बनता है और हिमालय से पहले प्रायद्वीप भारत बनता है। तो इंडियन पेनिनसुला इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। तो भारतीय प्रायद्वीप ही भारत का सबसे प्राचीन है। और ये जो इतिहास यहाँ दर्ज किया गया है पृथ्वी का, जिसे हम भूवैज्ञानिक इतिहास कहते हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है द ओरिजिन ऑफ अर्थ। यहीं पर इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको इन शब्दों को सिखाने के लिए बताया है। इन्हीं शब्दों में हमने आपको बांट दिया कहाँ तक, ये मीसोजोइक तक।
जिसे सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी के बाद अगर हम लोग टर्सरी की बात करें तो इसी टर्सरी को जब बांटें तो टर्सरी इज डिवाइडेड इनटू पी एम ऑफिस आयो, ये है। तो पीएमओ आयो पल, तो ये टर्सरी है। तो पी का मतलब हो जाता है प्लायोसीन, एम का मतलब हो जाता है मायोसीन, ओ का मतलब हो जाता है ओलिगोसीन, ईओ का मतलब हो जाता है इयोसीन, और पीएल का मतलब हो जाता है पेलियोसीन। तो ये जितने सीन हैं वो हमें टर्सरी में दिखते हैं, और टर्सरी में जो भू आकृतियां वगैरह दिखी वो हमें बनी वो आज भी दिखती हैं, दैट इज सीन। हाँ, इतना याद रख लीजिए। वैसे इसका ये मतलब नहीं है, याद कराने के लिए बता दिया। इसी समय इन्हीं सब स्थितियों में हिमालय इत्यादि बनते हैं। तो इसी समय अवधि में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया बनता है। ये हो गया। अब जो बचा वो क्वाटरनरी, और जो क्वाटरनरी है इसको हम दो भागों में बांटते हैं सिर्फ। तो ये कितने में बटा था? पेलियोसीन, इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, मायोसीन, उसके बाद पेलियोसीन। अगर हम क्वाटरनरी को बांटने की कोशिश करते हैं तो क्वाटरनरी दो में है, जिसमें आज हम बैठे हैं, आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ, दिस इज होलोसीन, और जो उसके पहले प्लीस्टोसीन। तो दो हिस्से में, तो होलोसीन और प्लीस्टोसीन, ये डिवीजन हो गए, क्योंकि इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वर्तमान में जिसमें हम लोग बैठे हैं टाइम पीरियड में, इट इज होलोसीन। इसके पहले था प्लीस्टोसीन, उससे पहले था प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन। फिर मीसोजोइक काल था, जिसे हम सेकेंडरी कहते थे। तो ये क्वाटरनरी है, ये टर्सरी है। टर्सरी के डिवीजन हमने आपको लिखा दिए। तो प्रायद्वीप भारत का जो संबंध है वो मीसोजोइक तक है, यानी यहां तक है। कहां से प्रारंभ हुआ? एजोइक से। यही लाइन हमने आपको बताई थी। और इसी में हमारी आर्कियन युग की चट्टानें, तो जो आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो ये हैं जिन्हें हम एजोइक कहते हैं। यही आर्कियन युग है। और ये जो प्रीकैम्ब्रियन है, इनको हम लोग धारवाड़ के नाम से जानते हैं, धारवाड़ रॉक सिस्टम। और ये जो पर्मियन और कार्बोनिफेरस में है, जहां का ज्यादातर हमारा कोयला है, हमारे जो कोल रिजर्व हैं, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द कोल रिजर्व्स, वो इसी गोंडवाना एज के हैं। तो खास खास मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इस चार्ट से आपको पता लग जाएंगी। ज्यादा बहुत इस पर आपको काम नहीं करना है। तो प्रायद्वीप भारत को हमने आपको समझाया कि ये वो इलाके हैं जिनका जो निर्माण हुआ है वो निर्माण एजोइक से लेकर के मीसोजोइक तक है। ये जितना हमने इससे घेर रखा है, बाकी जो इसके एरिया हैं वो नवीन तटवर्ती क्षेत्र हैं, होलोसीन है। तो दीज आर द रिसेंट स्ट्रक्चर, ये नई संरचनाएं हैं तट। अब प्राचीनता के आधार पर ही मेघालय और मिकिर भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अरावली भी सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, इसीलिए ये प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आती हैं। और पूरे अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन में बात करें तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्षेत्रफल के आधार पर प्रायद्वीप भारत ही भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। हाँ, तो अब यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो यही हुआ क्या कि पेनिनसुलर इंडिया
is largest physiographic division of इंडिया। भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश प्रायद्वीप भारत है। तो प्रायद्वीप भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीप भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला लाइज साउथवर्ड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। कुछ भाग कर्क रेखा से उत्तर में भी अवस्थित हैं। Some parts are located northward to Tropic of Cancer. कुछ भाग कर्क रेखा से उत्तर की ओर अवस्थित हैं। Some parts are located northward to the Tropic of Cancer। कौन कौन है? तो मेघालय, मिकिर हाईलैंड्स नंबर 1, मेघालय, मिकिर उच्च भूमियां, राजमहल हिल्स, ये छोटा नागपुर पठार का भाग है, राजमहल पहाड़ियां, राजमहल हिल्स, सोनभद्र हिल्स, मिर्जापुर हिल्स जिन्हें हम कहते हैं, सोनभद्र मिर्जापुर हिल्स सब प्रायद्वीप भारत है ये, लेकिन कर्क रेखा से उत्तर में है। सोनभद्र, मिर्जापुर हिल्स, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड पठार, मेवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ पठार, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। तो इतनी चीजें जो हैं प्रायद्वीप भारत की हैं, लेकिन कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित हैं। अब प्रायद्वीप भारत को उच्च भूमियों का भारत कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत
उच्च भूमियों का भारत कहा जाता है। पेनिनसुलर इंडिया is called India of Highlands अब हाईलैंड्स जो होते हैं उनको अगर हम बात करें तो इन उच्च भूमियों को प्राचीन उच्च भूमियों का भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीप भारत प्राचीन उच्च भूमियों का भारत कहा जाता है, ये है। और प्राचीन उच्च भूमियों को हाईलैंड्स को अगर हम बांटें तो जो ओल्ड हाईलैंड्स होते हैं वो समय की मार यानी अपक्षय और इरोजन से अपरदन से प्रभावित हैं। तो ओल्ड हाईलैंड्स में अगर हम तस्वीर देखें तो ज्यादातर हमें ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। अब बात आ गई कि ये ज्यादातर घिसे हुए हैं, अनाच्छादित हुए हैं, और इन भूमियों को अब अगर हम गौर करें तो कई चीजें स्पष्ट हुई। एक तो वो जो नुकीले शिखर वाले हैं इनको तो हम हिल्स कहते हैं, और जो फ्लैट सीधे टॉप वाले हैं तो जो फ्लैट टॉप पार्ट हैं इनको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो ये तो प्लेट्यू हो गया और ये हिल्स हो गए। तो मेजर जो ज्योग्राफिकल एरिया है प्रायद्वीप उच्च भूमियों का वो सपाट सतह वाली उच्च भूमियां हैं जिन्हें हम टेबल लैंड या प्लेट्यू कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली इट इज द इंडिया प्लेट्यू इंडिया। तो कुछ लोग इसे पठारों का भारत भी कहते हैं। और पठार बहुत पुराने होते हैं और जो वस्तुतः कभी किसी विशाल पर्वत श्रेणी के अपक्षय और अपरदन घिसने इत्यादि से या कहीं पर मैग्मा इत्यादि के निकलने से और उसके फैलाव से बनते हैं। तो इन्हें हम विविध प्रकारों में बांट सकते हैं। तो हमने कहा कि पेनिनसुलर इंडिया इज कॉल्ड द इंडिया ऑफ द हाईलैंड्स एंड ओल्ड हाईलैंड्स, इंडिया ऑफ द ओल्ड हाईलैंड, इंडिया ऑफ द ओल्ड हाईलैंड्स। इन्हें हमने ओल्ड हाईलैंड कहा। जब ओल्ड हैं तो इन पर अपक्षय और अपरदन की मार अवश्य पड़ी होगी, और अपक्षय और अपरदन से हम लोगों ने देखा कि एक सिस्टम बना। वो क्या बना कि अधिकांश भाग तो टेबल जैसा फ्लैट हो गया है और कुछ भाग अभी भी नुकीले शिखर वाले हैं, कोनिकल पीक वाले हैं। So those parts of the Indian peninsula which are of the conical peaks, they are known as the hills. And major part of the Indian peninsula, the top surface is the flat, just like the table in your the classroom. That is known as the tableland or the plateaus. That's why very frequent use of the word plateau is found into the Indian peninsula. इसलिए भारतीय प्रायद्वीप में पठार या टेबल लैंड का हम अधिकांशता प्रयोग करते हैं। तो मेजर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑफ द फ्लैट टॉप हाईलैंड। प्रायद्वीप भारत का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रफल सपाट उच्च भूमि वाला है, और सपाट उच्च भूमि को ही तो पठार कहते हैं। इसलिए इसे
पठारों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, सबको आप लोग लिखते रहिए और ढंग से, क्योंकि एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा लिखा होता है पठारों का प्रायद्वीप या इस तरीके से, तो व्हाट इज देयर एक्सप्लेनेशन दैट इज नॉट गिवन देयर, बिकॉज एनसीईआरटीज आर टॉट बाय द टीचर्स इनटू द क्लासरूम, सो दे हैव द ओनली टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक पॉइंट। तो पठारों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला is of flat top surface highlands, means the plateaus. That's why it is called Peninsula of the Plateaus. इसलिए इसे हम पठारों का प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम लोग अगर अपने मैप पर जाएं तो बहुत आसानी से इनके नाम नोट कर सकते हैं। तो एक तरफ से अगर आप चलना यहां शुरू कर देंगे तो सबसे पहले अरावली हिल्स लिख लें। मेजर फिजियोग्राफ्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर एस फॉलोज, इनके नाम लिख लें। प्रायद्वीप भारत की मुख्य आकृतियां major physiographs of peninsular India are as follows. Number 1, Aravali Hills, जानते होंगे आप लोग, इन सब पर हम लोग नोट्स नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। देन मेवाड़ प्लेट्यूज, मेवाड़ के पठार, तब आपको ये चित्तौड़गढ़ वगैरह ये सब मिलेगा। और अक्सर लोग समझते हैं चित्तौड़ अरावली पहाड़ियों में होगा, तो दैट रीजन इज द प्लेट्यू, मेवाड़, मेवाड़ प्लेट्यू। देन जैसे ही बढ़ेंगे तो मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार, और फिर मालवा पठार कुछ नहीं, बिंद पर ही लावा का फैलाव हो गया है, तो पुरानी प्री कैम्ब्रियन बिंद पर लावा के जमा हो गए तो मालवा बन गया। देन विंध्यन हिल्स, बिंद पहाड़ियां, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड पठार, भानरेर प्लेट्यू, सभी को देखना है, खास खास बातें नोट करनी है। भानरेर पठार, अमरकंटक हिल्स, सॉरी तो भानरेर हो गया, मिर्जापुर हो गया, हाँ। देन अब अगर हम लोग आएंगे तो मैकाल को नोट कर ले। मैकाल रेंज और हिल्स, देन सतपुरा महादेव हिल्स, देन छोटा नागपुर हाईलैंड्स, क्योंकि यहाँ कहीं पठार हैं तो कहीं पहाड़ियां हैं, तो जब हम अंतर ना कर पाए पहाड़ और पठार में तो गलत नहीं बोलेंगे, हाईलैंड्स कह देंगे, हाईलैंड्स तो सभी हैं। देन मेघालय हाईलैंड्स, सभी को आप लोग लिख लीजिए। मेघालय मिकिर हाईलैंड्स, इसी के साथ आप मिकिर भी नोट
कर लेंगे, मेघालय मिकिर हाईलैंड्स। अब अगर हम जैसे ही अब साउथ की ओर बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र और इन सब में फैला हुआ डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटक हिल्स, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिला दीजिए, नीलगिरी। इतने बड़े क्षेत्रों में इसको बांट करके पढ़ेंगे और सभी पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करना है विद द हेल्प ऑफ द एटलस। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।